स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने YouTube चैनल फार्मर्स लव पे। तो हमने जो 12th की क्लासेस स्टार्ट कर रखी थी 12th एग्रीकल्चर स्ट्रीम वालों के लिए, तो उसमें हमने क्या क्या कर लिया था। जो भी नए व्यूअर्स हैं उनको एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूं। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो चैनल के पेज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, ठीक है। तो हमने क्या क्या देख लिया था एक बार जल्दी से मैं रिवाइज कर देता हूँ, फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हमने जो फर्स्ट क्लास थी जो हमने 12th एग्रीकल्चर की, उसमें जो बुक है आपके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो बुक है उसका जो वेटेज था, सिलेबस वेटेज था, इंट्रोडक्शन जो क्लास थी उसमें हमने देख लिया था कितनी यूनिट है, कौन सी यूनिट में कितने लेसन्स है और किस लेसन्स में हमने किन टॉपिक के अंतर्गत हमने को स्टडी करनी है, वो सारी चीज हमने डिस्कस कर ली थी। और भी कुछ चीजें मैंने बताई थी इंपॉर्टेंट चीजें आप 12th एग्रीकल्चर वालों के लिए। उसके बाद भी हमने देखा था जो यूनिट फर्स्ट है, वैसे बता दूं 3 यूनिट थी आपके, एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। तो हमने जो यूनिट फर्स्ट थी एग्रोनॉमी, शस्य विज्ञान, उसमें 6 लेसन थे, ठीक है। यूनिट फर्स्ट में 6 लेसन थे, उनमें से जो फर्स्ट लेसन था अपना, फर्स्ट लेसन क्या था, एग्रोनॉमी, सोइल और सीड, ठीक है, सस्य विज्ञान, मृदा और बीज। तो उसके अंदर जो फर्स्ट अपना लेक्चर था, आज क्या है अपना सेकंड लेक्चर, इससे पहले 2 क्लासेज हो चुकी है, उन दोनों का लिंक मैं है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा। जिन भी नए स्टूडेंट्स ने नहीं देखा है ना, एक बार देखे, बहुत अच्छी क्लास है और वो इसी के पहले की क्लास है, इससे आगे का आप देख रहे हैं अपन, ठीक है। तो ये सही से समझ में आएगा अगर आपने वो क्लासेस देखी है तो, ठीक है। तो लिंक मैं मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप एक बार देख लेना। आप आज की जो अपनी क्लास है, पहले इससे पहले वाली क्लास में हमने क्या देख लिया था कि एग्रोनॉमी क्या है, व्हाट इज एग्रोनॉमी, एग्रोनॉमी की जो डेफिनेशन वगैरह है उसकी असली मीनिंग क्या है, प्रॉपर वे में एग्रीकल्चर के नजरिए से देखते हैं तो एग्रोनॉमी का एक मीनिंग क्या निकलता है, वो चीज देख ली थी। प्लस हमने देख लिया था एग्रोनॉमी की जो इंपोर्टेंस थे, महत्व क्या है, कौन से क्षेत्रों में इसके महत्व, किस प्रकार एग्रोनॉमी अपने लिए इंपोर्टेंस रखता है, एग्रीकल्चर फील्ड में अकेला एग्रोनॉमी कितनी चीज कवर कर रहा है, कितना एरिया कवर कर रहा है, वो सारी चीज हमने डिस्कस कर ली थी। उसके बाद भी हमने देखा था कि एग्रोनॉमी का स्कोप क्या है, इसके क्षेत्र क्या है, फील्ड क्या है इसका, ठीक है। तो हमने एग्रोनॉमी की डेफिनेशन, इसकी मीनिंग, इसके इंपोर्टेंस और इसके स्कोप, ये सारी चीज देख ली थी। आज अपनी यह सेकंड लेक्चर, ठीक है, देख पा रहे हो लेसन फर्स्ट का सेकंड लेक्चर है। आज क्या बात करने वाले हैं, सोइल फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी, मृदा उर्वरता और उत्पादकता के बारे में। 2 वर्ड है, लगते सेम सेम है पर इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंट है, ठीक है। और बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये, बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग टॉपिक है सोइल साइंस का आपका। ये क्लियर है ना, मतलब यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। यहीं पे आपके 12th जो बोर्ड एग्जाम है उसी में नहीं, बल्कि जेट ICR VHU जो आप आगे प्रिपरेशन करने वाले हो एग्जाम देके, उसमें भी बहुत ज्यादा चांसेस बनते हैं यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होने के। तो थोड़ा कॉन्फिडेंट होकर देखना है। और मैंने पहले भी कहा कि आपको सिर्फ 20% मेहनत करनी है, 80% मैं कर रहा हूँ आपके लिए मेहनत, ठीक है। 20% मेहनत करनी है, ईमानदारी से कॉन्फिडेंट होकर, बिल्कुल ईमानदारी से, पॉजिटिविटी के साथ, ठीक है, कॉन्फिडेंस के साथ ही क्लासेस देखनी है, खुद के सेल्फ नोट्स बनाने हैं और अच्छे से पढ़ाई करनी है। बहुत अच्छा स्कोर कर जाओगे आप 12th एग्रीकल्चर में भी, और आगे जो UG की तैयारी कर रहे हो उसमें भी बहुत अच्छा स्कोर कर जाओगे। और मैं इस हिसाब से तैयारी करवा रहा हूँ आपको कि आप 12th के साथ ही अपनी सीट क्रैक पाओ, जो भी जेट ICR VHU जो आप एग्जाम देने वाले हो उसके अंदर विद 12th आप सीट क्रैक करो। आपको बीच में गैप ना लेना पड़े, 1 साल 2 साल कोचिंगों में जा रहे हो, भाग रहे हो, फालतू की माथाफोड़ी ना करनी पड़े, 12th के साथ सीट लो। इस प्रकार से अपन स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो आज ही क्लास स्टार्ट करते हैं अपन। उन दोनों क्लासेस का लिंक मैं मेंशन कर दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप एक बार जरूर देखना। और जितने भी 12th वाले हैं आपके क्लासमेट्स, फ्रेंड्स, जो भी रिश्तेदार, रिलेटिव, कोई भी भाई बहन छोटे, सबको शेयर करोगे, ठीक है, सबको बताओगे और चैनल के पेज को सब्सक्राइब कर ही दोगे। बात करते हैं आज की क्लास के बारे में, मृदा उर्वरता और उत्पादकता। तो ये चीज तो मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं। इससे पहले कुछ एक्स्ट्रा चीज की बात कर लेते हैं। ये चीज तो अपन बुक्स में जो है उससे अच्छा ही पढ़ेंगे, क्योंकि अपन बात, मैं आपको ये बार बार ये बोल रहा हूँ कि अपने को 12th के साथ सीट निकालनी है। अकेले 12th में ही स्कोर नहीं करना, 12th के साथ सीट निकालनी है एग्जाम में। उसके लिए अपने को कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी पढ़नी पड़ेगी। अब ये एक्स्ट्रा नहीं है, ये इसी से रिलेटिव है कि पहले हम सोइल के बारे में देखेंगे, मृदा क्या होती है, सोइल कंपाउंड्स क्या होते हैं, सोइल का जो जनक है वो क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, मीनिंग क्या है, वो चीज अपने को सही से समझ में आएगी ना, तब अपन इसको अच्छे से कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने अपने को। एक बार क्लियर कर दिया, बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े, ऐसे तरीके से पढ़ना है अपने को। कम पढ़ो पर अच्छा पढ़ो, ठीक है। तो इससे पहले अपन ये बाद में चीज डिस्कस करेंगे, पहले सोइल के बारे में देख लेते हैं कि सोइल क्या है। तो जो सोइल है, मृदा, जिसको आप मृदा बोलते हो, SOIL जो इसकी स्पेलिंग है, वो लैटिन भाषा का शब्द है, ठीक है। लैटिन भाषा के किससे, सोलम से बना है, ठीक है, सोलम।
जो आपका सोइल शब्द है जिसका अर्थ मृदा होता है वो किससे बना है? लैटिन भाषा के सोलम शब्द से बना है। और जो ये सोलम है इसका क्या अर्थ होता है? फ्लोर या फर्श। फ्लोर या फर्श, जो अपना फर्श होता है फ्लोर वो होता है सोलम। जो सोलम लैटिन भाषा का है, एक लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है, और इसका मीनिंग क्या निकलता है? सोलम का अगर अपन मीनिंग देखते हैं, इसका अर्थ देखते हैं, तो इसका क्या निकलता है? फ्लोर या फर्श। ठीक है, तो ये चीज तो कंफर्म हो गई कि सोइल शब्द लैटिन भाषा के सोलम शब्द से आया है, जिसका अर्थ क्या निकलता है? फ्लोर या फर्श। आप नोट आउट करते हैं ना, सेल्फ नोट्स बनाओ, कहीं से नोट्स मंगाने की गलती मत करना, क्योंकि खुद के जो नोट्स बनाए होते हैं ना, या एक चीज तो मैं आपको सबसे बेस्ट से बेस्ट स्टडी मैटर अवेलेबल करवा रहा हूँ। ठीक है, बोर्ड एग्जाम के लिए भी और आगे के लिए भी, आपके जो भी आप पढ़ोगे, जहां पे भी ये चैप्टर आएगा वहां पे सब जगह इनफ होगा, इतना मैं लिखवा दूंगा आपको। ठीक है, और एक क्या है, खुद के जो नोट्स होते हैं ना वो जल्दी से याद हो जाते हैं और लंबे टाइम तक याद रहते हैं। आप जैसे खुद के नोट्स बनाए हुए हैं, आज पढ़ लिए और 1 महीने बाद पढ़ोगे ना, इजी वे में याद हो जाएंगे। जबकि कहीं दूर से लाए हुए नोट्स है, किसी और के हाथ से, हैंड राइटिंग के, वो थोड़े से समझने में दिक्कत होती है, माइंड उनको एक्सेप्ट करने में नहीं लेता। तो खुद के बनाना है, क्या लिखना है? सबसे पहले यहाँ ये कल वाले बना लिए होंगे आपने नोट्स, उससे आगे का है ये, सिलेबस में देख लेना, किताब का फर्स्ट पन्ना खोल के आपके। तो मृदा जो है, जो सोइल जो है, वो लैटिन भाषा के सोलम शब्द से लिया गया है, और सोलम का अर्थ क्या होता है? फ्लोर या फर्श। ये तो हो गई मृदा की बात। अब बात करते हैं फादर ऑफ सोइल साइंस, कि इस मृदा विज्ञान पढ़ तो रहे, इसका जनक कौन है, इसका फादर कौन है? ठीक है, तो इसका फादर कौन है? वी डोकुचेव। वी डोकुचेव लिख लो आप, डोकुचेव लिख लो, फादर ऑफ सोइल साइंस या मृदा विज्ञान का जनक कौन है? वी डोकुचेव है। और मृदा एक लैटिन भाषा के सोलम शब्द से लिया गया है, जो सोलम का अर्थ क्या होता है? फ्लोर या फर्श। तो ये तो हो गई बात यहाँ तक की। फिर एक चीज इसमें अच्छी, जो बार बार पूछा गया है, बीएचयू के एग्जाम में भी पूछा गया है, 12th में तो शायद नहीं पूछते, बट IISS इसकी फुल फॉर्म, और ये कहाँ पे स्थित है? IISS। ठीक है, बहुत ही अच्छा और अच्छा क्वेश्चन है। वैसे 12th की बुक में नहीं है, ये मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ ना, कि जो 12th की बुक है ना आपकी, उससे मैं क्या जेट ICR वालों को भी पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो मैं अंडरलाइंस कर देता हूँ, जो पहले प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पुटअप हो चुके हैं या हो सकते हैं मोस्ट क्वेश्चन, वो अंडरलाइन कर देता हूँ, या उससे रिलेटिव कोई क्वेश्चन पहले आया हुआ है तो उसको वहां पे पेंसिल से उतार देता हूँ, जिससे क्या एक जगह हो जाता है मैटर सारा, 5-7 जगहों का एक जगह कलेक्ट हो जाता है अपने पास। तो उससे अपने को फायदा रहता है, बार बार पन्ने नहीं पलटने पड़ता, एक बार नजर पड़ती सारा क्लियर हो जाता है। तो वो आपको मैं उसी तरीके से तैयारी कर रहा हूँ बहुत अच्छे से। तो ये IISS ये क्या है? आपको 12th वालों को लगभग शायद हो सकता है नहीं पता हो, पर आपको पता होना जरूरी है। ठीक है, ये हो सकता है 12th एग्जाम में ना मिले आपको, बट जानना जरूरी है कि IIS क्या है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोइल साइंस। क्या है ये? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोइल साइंस, भारतीय मृदा विज्ञान अनुसंधान संस्थान। क्या है? भारतीय मृदा विज्ञान अनुसंधान संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोइल साइंस। ये कहाँ पे है? भोपाल में है। भोपाल कहाँ पे पड़ता है? MP में पड़ता है। ठीक है, भोपाल कहाँ पे पड़ता है? मध्य प्रदेश के अंदर पड़ता है, मध्य प्रदेश में आता है भोपाल। और भोपाल का नाम आते एक चीज सुनी होगी आपने, भोपाल गैस त्रासदी, बायोलॉजी में आएगी, बायोलॉजी भी मैं ही करवाऊंगा आपकी, 12th की जो पूरी बायोलॉजी है, कृषि जीव विज्ञान पूरी में करवाऊंगा आपकी। ठीक है, बहुत अच्छे से। अभी एग्रीकल्चर का कंटिन्यूस हो जाए एक बार, फिर करते हैं स्टार्ट। तो भोपाल का नाम एक जगह और आता है कि भोपाल गैस त्रासदी, ये आपके बायोलॉजी में आएगा भोपाल गैस त्रासदी। जब इकोलॉजी पढ़ोगे ना आप, पारिस्थितिकी तंत्र, वहां पे भोपाल गैस त्रासदी का नाम आते ही वहां पे एक नाम आएगा MIC, मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, ये क्या है? भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, एक फैक्ट्री से जो मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस है उसका रिसाव हो गया था गलती से, उससे लाखों लोगों की जान चली गई थी। 1984 कुछ सन है, मेरे को कंफर्म नहीं है, बट ये चीज याद रखना कि भोपाल गैस त्रासदी में MIC गैस के रिसाव के कारण हुई थी। तो ये भोपाल का नाम आया तो मैं यहाँ पे बता दिया आपको। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस रिसी थी या किस गैस के कारण लाखों जानें चली गई थी। बहुत बार पुटअप हुआ क्वेश्चन है और एग्जामिनर का फेवरेबल क्वेश्चन है। वो क्या करते हैं कि ऑप्शन चेंज कर देते हैं, थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर देते हैं, क्वेश्चन वही हर बार डाल देते हैं। कुछ क्वेश्चन होते हैं ऐसे। तो आपने क्या पढ़ रहे हैं मेनली यहाँ पे कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोइल साइंसेज, भारतीय मृदा विज्ञान अनुसंधान संस्थान, नोट आउट करोगे IISS, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोइल साइंस। ठीक है, भारतीय मृदा विज्ञान अनुसंधान संस्थान, भोपाल, मध्य प्रदेश। ये तो हो गई सोइल के जो इंस्टीट्यूट है उसके बारे में और मेनली जानकारी। अब बात करते हैं सोइल होती क्या है। मृदा की एक प्रॉपर वे में वैज्ञानिक तरीके से अपन डेफिनेशन देखते हैं कि मृदा की डेफिनेशन क्या होगी सोइल की। ठीक है, इसकी परिभाषा देखते हैं अपन।
भाई सोइल की उर्वरता उत्पादकता के बारे में पढ़ेंगे, उससे पहले सोइल तो पता होना चाहिए ना क्या चीज है। सोइल ही नहीं पता, मैं डायरेक्ट स्टार्ट करवाता क्लास 8 मिनट के अंदर, 4 मिनट का ये 4 मिनट का ये खत्म, फिर क्या होता, आपको आगे दिक्कत आ गई। यहाँ पे तो पढ़ लेते आप कैसे कम ज्यादा करके, ठीक है, पर आगे जब आपको दिक्कत आ गई, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते हैं, ठीक है, तो वो नहीं करना, अपने को कम पढ़ लेंगे पर पढ़ेंगे ना वो अच्छा और क्लियर पढ़ेंगे, ठीक है। तो बात करते हैं सोइल की जो डेफिनेशन है कि वह क्या होती है। तो मृदा वह प्राकृतिक परिवर्तनशील पिंड है। एक एक शब्द को समझना, पहले नोट आउट बाद में कर लोगे, मैं करवा दूंगा, पहले समझा देता हूं कि मृदा वह प्राकृतिक परिवर्तनशील पिंड है। इस लाइन को समझोगे, छोटी सी लाइन है, अर्थ बहुत अच्छा है। प्राकृतिक परिवर्तनशील पिंड है। मृदा क्या है, जो सोइल है ना, वो आर्टिफिशियल रूप से, कृत्रिम रूप से आप प्रयोगशाला में मृदा नहीं बना सकते। कोई है क्या ऐसा कि जो बना देगा, ठीक है, नहीं बनेगी। मृदा क्या है, प्राकृतिक नेचुरली रूप से बनी हुई चीज है ये। इसको आप कि कुछ कंपाउंड्स मिलू के आप प्रयोगशाला में तैयार कर दोगे इतनी सी मृदा, नहीं कर सकते। 1 इंच मृदा तैयार नहीं कर सकते, क्योंकि ये प्राकृतिक पिंड है, इसको आप आर्टिफिशियल रूप से बना ही नहीं सकते लैब में। तो किसी भी तरीके से, कितना भी बड़ा वैज्ञानिक क्यों नहीं आ जाए, कहीं से भी उठ के नहीं बना सकता वो। तो ये शब्द क्या कह रहा है कि मृदा एक प्राकृतिक, नेचुरली है, ठीक है, प्राकृतिक परिवर्तनशील, चेंजेबल है। कहीं की मृदा क्या है, लाल है, कहीं पे भूरी है, कहीं पे काली है, कहीं पे दोमट है, कहीं पे कच्छारी है, तो वो क्या हो गया, परिवर्तनशील। उसकी चेंजेबल जो नेचर है, परिवर्तनशील प्रकृति की है। कहीं पे कैसी पाई जा रही है, कहीं पे कैसी पाई जा रही है, परिवर्तनशील प्रकृति की हो गई, ठीक है। तो पहली लाइन को समझोगे कि मृदा एक प्राकृतिक परिवर्तनशील, एक मिनट, मृदा एक प्राकृतिक परिवर्तनशील पिंड है। मृदा एक प्राकृतिक परिवर्तनशील पिंड है जो कार्बनिक पदार्थों के अपघटन व खनिज पदार्थों के अपक्षय से, कार्बनिक पदार्थ जो है, जो कार्बनिक पदार्थों के अपघटन, जो कार्बनिक पदार्थों का अपघटन व खनिज पदार्थों के, मृदा एक प्राकृतिक परिवर्तनशील पिंड है जो कार्बनिक पदार्थ हैं जितने भी, उनके अपघटन से व खनिज पदार्थों के अपक्षय से, जो खनिज चट्टाने हैं उनके अपक्षय से, उनके घिसाव से, उनके टूटने से और कार्बनिक पदार्थों के गलने से, सड़ने से, उनसे बना हुआ एक धरातल को ढकने वाली एक परत है, ठीक है। दोबारा से पूरी चीज को समझोगे कि मृदा एक प्राकृतिक परिवर्तनशील पिंड है जो कार्बनिक पदार्थों के अपघटन व खनिज पदार्थों के अपक्षय से धरातल को एक पतली परत के रूप में ढके हुए होती है। अपना जो धरातल है उसके ऊपर कुछ लेयर में पतली परत के रूप में जो है वही मृदा है, ठीक है। और ये क्या है, प्राकृतिक है, परिवर्तनशील है, कार्बनिक पदार्थों के अपघटन से, खनिज पदार्थों के अपक्षय से धरातल को एक पतली परत के रूप में ढकी हुई है, और जिसमें उचित मात्रा में जल, मृदा के अंदर उचित मात्रा में जल व न्यूट्रिएंट्स मिला देते हैं। तो ये क्या करती है, पौधों को पोषण प्रदान करती है, पौधों को पोषण के लिए आसरा देती है, सहारा देती है। अपन पूरी एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं, किस पे निर्भर है, उसकी फंडामेंटल जो बेसिक है, बेस है एग्रीकल्चर का, वो क्या है, अपने मृदा ही तो है, सोइल, ठीक है। इसी के ऊपर तो पूरा कुछ कर रहे हैं, लैंड के ऊपर ही। तो ये क्या हो गया क्वेश्चन कि मृदा एक प्राकृतिक परिवर्तनशील पिंड है जो कार्बनिक पदार्थों व खनिज पदार्थों के अपक्षय से तैयार है और धरातल को एक पतली परत के रूप में ढके हुई है। और उस पतली परत के अंदर अगर उचित मात्रा में आप जल और न्यूट्रिएंट्स मिला रहे हो तो वो क्या करेगी, पौधों के लिए पोषण का काम करेगी, प्लस पौधों को एक आधार, सहारा या नीचे का जो बेस है वो प्रदान करती है, वही मृदा कहलाती है। तो ये तो बात हो गई अपनी मृदा की, ठीक है। अब बात करते हैं मृदा विज्ञान, जो इसके जनक वीवी डोकुचेव, मैंने बताया आपको कि फादर ऑफ सोइल साइंस कौन है, वीवी डोकुचेव। और सोइल साइंस की 2 ब्रांचेस है, पेडोलॉजी और एडेफोलॉजी, पेडोलॉजी और एडेफोलॉजी। जो आपकी सोइल साइंस है उसकी 2 ब्रांचेस हैं, ठीक है, 2 ब्रांचेस ऑफ सोइल साइंस, पेडोलॉजी और एडेफोलॉजी। तो पेडोलॉजी, इसमें क्या करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, पेडोलॉजी एडेफोलॉजी पूछ लेता है, ठीक है, आपके 12th में भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। पेडोलॉजी, पेडोलॉजी क्या होता है, इसमें पेड़ का नाम आ रहा है, ऐसे याद रखना आप, ठीक है, पेड़ का नाम आ रहा है, इसका मतलब इसमें पेड़ का कुछ संबंध ही नहीं है। ये अपने को क्या कर रहा है, कंफ्यूज कर रहा है, ठीक है, अपने से गलत करवाना चाहता है अगले वाला पूछ के। तो इसमें पेड़ का कुछ संबंध नहीं है, तो किससे रहेगा, इसमें आएगा मृदा की उत्पत्ति, जो सोइल जेनेसिस है, मृदा कहां से बन रही है, मृदा की उत्पत्ति, मृदा का संगठन, मृदा की प्रकृति, इन चीजों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं ना अपन। मृदा की उत्पत्ति के बारे में, कहां से आ रही है, किस प्रकार की है, क्या कंपाउंड्स है, किस प्रकार का नेचर है उसका, किस प्रकार का रंग है, वो सारी चीजें तो आएगी पेडोजेनेसिस या पेडोलॉजी,
ठीक है। पेडोलॉजी में क्या आएगा, मृदा के बनने से लेके कहाँ से मृदा आई, कैसे बनी, क्या कंपाउंड्स है, क्या क्या चीजें पाई जा रही है, क्या कमी है, वो सारी चीजें पेडोलॉजी में आएगी। इसमें पेड़ का नाम आ रहा है ना, तो इस पे पेड़ कहीं पे भी नहीं आएगा, मृदा के निर्माण से संबंधित शाखा है। दूसरी है अपनी एडेफोलॉजी। एडेफोलॉजी किसको बोलते हैं, मृदा का पादपों के साथ सह संबंध, इसमें आएगा पेड़, पादप। एडोफोलॉजी में क्या करेंगे, ये कोई खेत है उसमें पौधे उग रहे हैं, अब इनके पौधों में और इस मृदा में क्या रिलेशंस है, क्या संबंध है, किस प्रकार पोषक तत्व ले रहा, वो चीज डिस्कस करेंगे किसमें, एडेफोलॉजी में। ईडेफो भी मिल जाएगा कई जगह, एडेफो भी मिल जाएगा। तो पेडोलॉजी में तो करेंगे मृदा की उत्पत्ति से संबंधित अध्ययन, संगठन से संबंधित अध्ययन, और एडेफोलॉजी में क्या करेंगे, मृदा प्लस पादप, मृदा प्लस पादप, सोइल प्लस प्लांट के जो रिलेशंस है आपस में, इंट्रा रिलेशंस है, उनके बारे में बात किसमें करेंगे अपन, एडेफोलॉजी के अंदर। ठीक है, ये दो चीज हो गई सोइल साइंस के बारे में। अब एक बार थोड़ा सा और बता देता हूँ, फिर अपन मृदा उर्वरता और उत्पादकता देखेंगे। ये चीज आपको आना जरूरी है, क्योंकि ये बेसिक चीजें कोई भी पूछ ले, आप बोल रहे मृदा उत्पादकता पढ़ के आए हो, चल तू ये बता दे मृदा उत्पादकता, मृदा क्या होती है। अब आपको ये नहीं पता कि मृदा क्या होती है, मृदा की दो ब्रांचेज है, कौन सी में क्या डिस्कस करते हैं, तो फिर क्या मतलब रहेगा ये ऊपर वाला पढ़ने का। डायरेक्ट पढ़ाते हैं लोग बाग, किसी का नाम नहीं, अच्छी बात है, पर मैं बता देता हूँ। ठीक है, मेरे को लगा कि ये आपको जानना जरूरी है, क्योंकि आपको आगे दिक्कत नहीं आनी चाहिए यार। सब एग्रीकल्चर में सब किसान परिवार से हो, आप 2-2 साल बाहर रह के तैयारी करना, कोचिंग का खर्चा, खुद का खर्चा, रूम रेंट, फिर 4 साल बाहर बीएससी, फिर उसके बाद पता नहीं क्या होगा कि नहीं होगा, वो बाद की बातें। पर इतना खर्चा इतना अफोर्डेबल नहीं कर सकता एक जो मीडियम बैकग्राउंड से आप हो। ठीक है, एक मध्यम वर्गीय परिवार जो है उसमें और भी बच्चे हैं, उनके भी खर्चे होते हैं, उनको भी पढ़ाना पड़ता है, तो एक के ऊपर आपके ऊपर पर्सनली इतना इन्वेस्ट नहीं कर सकते। वो कर तो देते हैं, हालांकि मजबूरी में, फिर क्या करें, मरता क्या नहीं करता। और एक अपने माता पिता उनके पास हो या ना हो, वो आपको 101% देंगे अपना। ठीक है, तो वो चीज़ें यहाँ पे थोड़ी सी मेहनत कर लो यार, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ लोगे तो उनके आपके 2-5 लाख बच जाएंगे, थोड़ा टाइम बच जाएगा 1 साल, और लोगों की मतलब लूटने से बच जाओगे आप। ठीक है, जो भी है, तो ये हमने इतनी चीज देख ली। अब देख लेते हैं इसका संगठन, जल्दी जल्दी कर देना। मृदा संगठन, संगठन में कंपाउंड्स में क्या क्या होते हैं, मृदा के जो संगठन है उसमें, तो इसको आपको मैं सीधा ऐसे समझाता हूं। ये मैंने कर दिया 50-50, ठीक है, 50 और 50। अब ये मैंने कर दिया 25 और 25, ठीक है, 25%, 25%, और ये इधर मैंने कर दिया, एक हिस्सा तो कर दिया 45% का, और एक हिस्सा कर दिया 5% का। अब इसको बहुत एक ही इस चक्कर के द्वारा मैं आपको पूरा कंपाउंड समझा दूंगा। 25% तो मृदा में क्या जाएगा, वायु, एयर, और 25% क्या पाएगा, जल। ठीक है, वाटर। 25% तो वायु पाई जाएगी और 25% जल पाया जाएगा। अब इनकी मात्रा ऊपर नीचे हो सकती है। ठीक है, ये कंपाउंड्स में पढ़ रहे हैं अपन। ठीक है, वैसे जैसे किसी की मृदा में 26% है, किसी में 48 हो, वो चीजें अलग बात है। अपन यहाँ पढ़ रहे हैं सोइल कंपाउंड्स। ठीक है, संगठन मृदा किस किस से बनी हुई है, तो ये चीज हो गई कि 25% तो वायु, 25% जल। अब रह गया ऊपर का 50% अपने को कवर करना। तो 50% में जो 5% है ना, वो तो पाया जाएगा इसमें कार्बनिक पदार्थ। जो ये 5% है ना, कार्बनिक पदार्थ, क्या पाया जाएगा, कार्बनिक पदार्थ। और जो 45% है वो क्या पाया जाएगा, खनिज पदार्थ, खनिज पदार्थ। अब डेफिनेशन दोबारा याद करो, मैंने क्या बताया था आपको, नोट आउट की होगी कि मृदा एक प्राकृतिक परिवर्तनशील पिंड है। मृदा एक प्राकृतिक परिवर्तनशील पिंड है जो कि कार्बनिक पदार्थों के अपघटन व खनिज पदार्थों के अपक्षय से धरातल को ढके हुए है। नाम आ गया ना, कार्बनिक पदार्थों के अपघटन, तो उसमें कार्बनिक पदार्थ कितने हैं, 5%, और खनिज पदार्थों के अपक्षय, खनिज पदार्थ कितने हैं, 45%। इन दोनों के मिश्रण से बनकर इस धरातल को पतली परत के रूप में ढके हुए है, जिसमें जल व वायु मिलने पर पौधों को आसरा प्रदान करती है, उगने के लिए सहारा प्रदान करती है, बेस प्रदान करती है। तो ये आपने सोइल कंपाउंड समझ लिया होगा कि 45% तो पाया जा रहा है खनिज पदार्थ, 5% पाया जा रहा है कार्बनिक पदार्थ, 25% पाया जा रहा है सोइल एयर, हवा, और 25% पाया जा रहा है वाटर। टोटल 100 हो गया। ठीक है, अब इसमें एक चीज और समझने लायक आपको मैं बताऊं, जो क्वेश्चन पुट हो जाता है, ये 25 और 25, 50 तो हो गया इसके अंदर, सॉरी 50% तो हो गया इसमें वातावरण, मतलब खाली जगह, और 50% हो गया 45 + 5 कार्बनिक पदार्थ प्लस खनिज पदार्थ, 45 + 5 बराबर 50% हो गया इसमें ठोस भाग, सॉलिड मैटर। ठीक है, ये हो गया मृदा का संगठन। अब देख लेते सर्वाधिक मात्रा में खनिज। एक प्रश्न आए कि मृदा संगठन में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है,
बहुत अच्छा क्वेश्चन। आप ही बताओगे कि मृदा संगठन के अंदर पूरे सोइल कंपाउंड में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? मृदा जल, मृदा वायु, कार्बनिक पदार्थ और खनिज पदार्थ। क्या पाया जाता है सबसे ज्यादा? सबसे ज्यादा कौन कवर कर रहा है? ये कौन है? ये खनिज पदार्थ। तो मृदा संगठन में सबसे ज्यादा मात्रा में अगर पाई जाने वाली कोई चीज है तो वो है खनिज पदार्थ। कितना परसेंट पाया जा रहा है? 45%। ठीक है। और सबसे कम क्या पाया जा रहा है? कार्बनिक पदार्थ, 5% वाला। देख रहे हो छोटा सा हिस्सा, 5%, ओनली 5% कार्बनिक पदार्थ। जो कार्बनिक पदार्थ है ना मृदा के अंदर, जो कार्बनिक पदार्थ, वो क्या क्या चीजों में काम में आता है अपने? कि मृदा की जो जल अवशोषण क्षमता है, वाटर एब्जॉर्वेशन है, पोषक तत्व देने की क्षमता है, मृदा में नमी ग्रहण करने की क्षमता है, वो सारी चीज कार्बनिक पदार्थ पर निर्भर करती है। जबकि खनिज पदार्थ में क्या क्या पाए जाते हैं? डोलोमाइट, सिलिका, ठीक है, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ये सारे क्या है? खनिज पदार्थ। जब आगे सोइल साइंस पढ़ेंगे ना, बहुत अच्छे से सोइल साइंस इतनी अच्छी क्लियर करा दूंगा अंगुलियों के ऊपर, रटना नहीं पड़ेगा, बस समझना है कॉन्सेप्ट्स क्लियर साथ के साथ। ठीक है। तो यहाँ पे हमने सोइल कंपाउंड्स पढ़ लिए। सबसे अधिक खनिज पदार्थ पाया जा रहा है, सबसे कम कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है। कार्बनिक पदार्थ मृदा की जल अवशोषण क्षमता, पोषक तत्व, नमी, इसको डिपेंड करता है। जबकि खनिज पदार्थ में क्ले, मिनरल, क्या क्या पाए जाते हैं? ठीक है, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, डोलोमाइट, सिलिका, ये सब चीजें खनिज पदार्थ में आती है। इतना कुछ देखने के बाद अपन देख लेते हैं जल्दी से एक बार कि मृदा में वायु, फिर देखेंगे मृदा उत्पादकता और मृदा उर्वरता। अब देख लेते हैं सोइल में वायु कितनी पाई जाती है। मृदा वायु संगठन, तो मृदा में जो नाइट्रोजन है वो पाई जाती है लगभग 78% नाइट्रोजन, और अपने वायुमंडल में भी इतनी ही पाई जाती है, लगभग 78%। ठीक है। बात करते हैं ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन पाई जाती है 20 से 21%। मृदा के अंदर अगर ऑक्सीजन की बात करें अपन तो 18 से 20% पाई जाती है। सॉरी, ये वायुमंडल में पाई जा रही है 18 से 20% ऑक्सीजन। बात करें CO2 की, बहुत इंपॉर्टेंट, हमेशा यही पूछते हैं, मृदा में CO2 या वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में कितनी CO2 पाई जा रही है? ठीक है। तो मृदा के अंदर जो CO2 पाई जाती है अपने, वो पाई जाती है 0.25% समथिंग, 0.25। और वायुमंडल में कितनी पाई जाती है आपको पता है? 0.03%। तो ये इसके कितना गुना हो गया? लगभग 8 से 10 गुना। मृदा के अंदर जो CO2 पाई जाती है वो वायुमंडल की CO2 से लगभग 8 से 10 गुना ज्यादा पाई जाती है। जबकि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन लगभग वायुमंडल के समान ही पाई जाती है। ठीक है। ये यहां तक हो गया कि 78% तो नाइट्रोजन पाई जा रही है, 18 से 20% ऑक्सीजन और 0.25% CO2 पाई जाती है। इतना कुछ मृदा के बारे में देख लिया ना, आपका क्वेश्चन गलत हो नहीं सकता। ये मैंने जो पढ़ा है वो क्लियर है। तो ठीक है, ये नोट्स में लिख लो, आप नोट आउट कर लिया होगा। अब बात करते हैं, इतना कुछ डिस्कस कर लिया, एक्स्ट्रा चीज थी है, एक्स्ट्रा भी नहीं कह सकते, आपको इसका ज्ञान जरूरी था। कुछ लोगों को आती थी, कुछ को नहीं आती थी। कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए, कितनी CO2 है, कितनी क्या है, बहुत चीजें यहाँ पे। IIS जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोइल साइंसेज भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है, ये चीज हमने कंफर्म कर ली। अब अपन बात करते हैं सीधा किसके बारे में? मृदा उत्पादकता और मृदा उर्वरता के बारे में। छोटा सा चैप्टर है, ज्यादा नहीं है, मृदा उर्वरता और उत्पादकता। तो सबसे पहले देखते हैं मृदा उर्वरता या सोइल फर्टिलिटी। उर्वरता शब्द से समझना, उर्वरता, फर्टिलिटी, उत्पन्न करने की क्षमता, उर्वरता। ठीक है। तो मृदा उर्वरता किसको कहते हैं वो चीज देखते हैं कि मृदा की वह पैतृक क्षमता जो पौधों को आवश्यक पोषक तत्व उचित मात्रा में उचित संतुलन में प्राप्त करा सके। पौधों, मृदा की वह प्राकृतिक क्षमता, मृदा की वह प्राकृतिक क्षमता, मृदा की वह प्राकृतिक क्षमता या मृदा की वह कैपेसिटी। कौन सी कैपेसिटी? जो पौधों को पोषक तत्व उचित मात्रा में, पोषक तत्व उचित मात्रा में, पोषक तत्व संतुलित मात्रा में, खनिज पदार्थ प्रदान करा सके। एक कोई मृदा है, एक कटोरी मृदा लिया हो, ठीक है, आप हमने एक कटोरी यहाँ पे मृदा की ले ली, एक टब भर के। अब इस मृदा की उस कैपेसिटी, उस क्षमता के बारे में बात कर रहे हैं। हमने एक पेड़ लगा दिया, इसमें छोटा सा प्लांट, ये लो प्लांट लगा दिया। अब ये इस कटोरी में जो मृदा है ना, इस प्लांट को कितनी मात्रा में तो न्यूट्रिएंट्स दे रही है, खनिज पदार्थ दे रही है, नमी दे रही है, जो दे रही है, जो क्षमता है ना, इसकी जो कैपेसिटी है ना, वही मृदा उर्वरता कहलाती है। समझ में आ गया होगा, दोबारा से डेफिनेशन लिख लो आप एक बार, फिर समझा देता हूं कि मृदा की वह पैतृक क्षमता जो पौधों को आवश्यक पोषक तत्व उचित मात्रा व संतुलन में देने का क्षमता होती है, उसी को बोलते हैं मृदा की वह प्राकृतिक क्षमता जो पौधों को उचित मात्रा में पोषक पदार्थ, संतुलित मात्रा में पोषक पदार्थों में उनको एक संतुलित रूप में देने की जो क्षमता है,
सीधा सीधा ऐसे कर लो, एक मृदा में पौधा उगने के लिए जो चीजें चाह रही है, उस पौधे को आवश्यक है, वो चीजें उस ये मृदा इस पौधे को कितने दे पा रही है, जो दे पा रही है ना, उसी क्षमता को क्या बोलते हैं, मृदा उर्वरता बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, मृदा उर्वरता बोलते हैं। नेक्स्ट बात करें, इसकी एक डेफिनेशन मैंने समझाने के लिए, दूसरी जो आपकी बुक में है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की, वो वाली डेफिनेशन नोट आउट कर लो, आप लिख लो, नोट्स बना रहे हो ना, ठीक है। दूसरी इसकी लिख लो कि पादप वृद्धि के लिए अनुकूल दशाओं में मृदा द्वारा, पादप वृद्धि के लिए, एक पादप को बढ़ने के लिए, एक पादप को इस मृदा में लगा दिया हमने, आज सपोज दैट मैंने ये खेत है मेरा, यहाँ पे फसल लगा दी, तो एक पादप की वृद्धि के लिए अनुकूल दशाओं में, अच्छी दशाएं हैं सारी, अनुकूल दशाएं समझ रहे हो, एक पादप की वृद्धि के लिए जो अनुकूल दशाओं में, जो आपकी बुक वाली डेफिनेशन है वो बता रहा हूँ कि पादप वृद्धि के लिए अनुकूल दशाओं में मृदा द्वारा आवश्यक पोषक तत्वों को प्राप्य रूप में उचित मात्रा में, संतुलित मात्रा में प्रदान करने की जो क्षमता है, इस मृदा में एक पेड़ लगा दिया हमने यहाँ पे सपोज दैट, अब सारी अनुकूल दशाएं हैं, अभी इस मृदा की जो कौन सी क्षमता के बारे में बात कर रहे हैं अपन, वह क्षमता जो इस लगाए हुए प्लांट को कितनी मात्रा में, उचित मात्रा में पोषक पदार्थ दे पा रही है, नहीं दे पा रही है, उचित मात्रा में इसको संतुलित मात्रा में देनी है, दे रही है, नहीं दे रही है, जो भी चीजें इसको उगने के लिए आवश्यक है, वो ये जो दे रही है मृदा, वो देने की जो क्षमता है ना, वही उर्वरता कहलाती है। यार कहते नहीं कि उसकी बंजर है, उसकी उर्वर है, उर्वर क्या हुई, जो पौधा लगा है ना, उसको उगने के लिए सारी चीजें दे रही है मृदा नीचे से, तो वो जो देने की क्षमता है ना, उसकी कैपेसिटी, वही मृदा उर्वरता कहलाती है। तो ये तो बात होगी मृदा उर्वरता की बात। डेफिनेशन नोट आउट कर लो आप एक बार, ठीक है, समझ तो गए होंगे, अब डेफिनेशन नोट आउट कर लो आप, ठीक है। मैं लिखवाता हूं कि पादप वृद्धि के लिए अनुकूल दशाओं में, पादप वृद्धि के लिए अनुकूल दशाओं में मृदा के द्वारा प्राप्य, जो मृदा के रूप में प्राप्य पोषक तत्व जो है, उनको संतुलित मात्रा में जो देने की जो क्षमता है, उपयुक्त मात्रा में जो देने की क्षमता है, वही मृदा उर्वरता या सोइल फर्टिलिटी कहलाती है। अब बात करते हैं मृदा उर्वरता कितने प्रकार की होती है, बुक में नहीं दे रखा, मैं बता देता हूं आपको, ठीक है, जल्दी से। जो अपने मृदा उर्वरता होती है वो दो प्रकार की होती है, कौन कौन सी, प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक मृदा उर्वरता और उपार्जित मृदा उर्वरता। अब प्राकृतिक मृदा उर्वरता क्या होती है, जो मृदा में प्राकृतिक रूप से कुछ पोषक तत्व उपस्थित होते हैं ना, कुछ नहीं देने की जरूरत, मृदा नेचुरल रूप से, जैसे प्राकृतिक उर्वरता का अगर आपको सही से उदाहरण बताऊं ना, तो जो खाली पड़े खेत, जंगल या सड़क के किनारे या रेल पटरियां हैं, वहां पे कभी किसी ने खाद नहीं दिया, आपको भी पता है, कभी किसी ने खाद नहीं दिया, फिर भी वहां पे पेड़ पौधे उग जाते हैं। वो क्यों उग जाते हैं, क्योंकि उस मृदा में प्राकृतिक रूप से कुछ न्यूट्रिएंट्स, कुछ मिनरल्स उपस्थित होते हैं, वो उसको अवेलेबल हो जाते हैं, और जो अवेलेबल होने की जो क्षमता है, मृदा उस पौधे को जो दे रही है न्यूट्रिएंट्स वगैरह, जो उसकी कैपेसिटी है, देने की कैपेसिटी, उसी को तो फर्टिलिटी बोल रहे हैं, उर्वरता बोल रहे हैं। तो ये प्राकृतिक उर्वरता में क्या होता है, मृदा की खुद की होती है, ये हमारे द्वारा कुछ नहीं किया जाता। इसका सबसे अच्छा उदाहरण अगर देखें तो जो जंगल हो गए या फिर जो सड़क के किनारे उग जाती है घासें वगैरह, वो कैसे उग जाती है, उस प्राकृतिक उर्वरता के कारण। अब बात करते हैं उपार्जित उर्वरता। उपार्जित उर्वरता में क्या होता है, हमने डीएपी दे दिया, यूरिया दे दिया, फोरेट दे दी, खाद दे दी, उर्वरक दे दिए, केमिकल्स दे दिए, उसको सिंचाई कर रहे हैं, ठीक है, उसमें और चीजें मिला रहे हैं, पाउडर्स वगैरह मिला रहे हैं, मिनरल्स, क्ले, सब चीज मिला रहे हैं, हम दे रहे हैं ऊपर से, वो क्या कहलाएगी, उपार्जित। और इसका सही उदाहरण बताऊं आपको, आप खेती करते हो तो खेत में देते हो आप खाद वगैरह, वैसे भी उग सकता है, पर अधिक प्रोडक्शन लेने के लिए आप क्या करते हो, उसमें खाद, जो भी स्प्रे वगैरह सारी केमिकल्स का यूज करते हो, वो उपार्जित उर्वरता कहलाती है, ठीक है। तो ये हो गया अपना उर्वरता के बारे में बात। अब बात करते हैं उत्पादकता के बारे में बात, फिर देखेंगे इनमें डिफरेंट, ठीक है, इन दोनों में क्या देखेंगे, फिर डिफरेंट देखेंगे, और बहुत अच्छे से आपको मैं समझा दूंगा। तो ये चीज समझ में आ गई होगी कि मृदा के द्वारा जो पोषक तत्व वगैरह हैं, उनको इस प्लांट को जो अवेलेबल कराने की जो कैपेसिटी है, वही सोइल फर्टिलिटी कहलाती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता की बात करते हैं, ठीक है, सोइल प्रोडक्टिविटी या उत्पादकता। तो ये क्या होता है, इसके बारे में बता देता हूं मैं, फिर डेफिनेशन देख के दोनों के अंतर वगैरह देख लेंगे, ठीक है। इससे पहले एक चीज बता दूं, पहले ये बताने से पहले मैं आपको उत्पादकता बताने से पहले मृदा उर्वरता की डेफिनेशन समझा दी, इसके टाइप्स बता दिए, ठीक है। अब कुछ चीज बता देता हूं मैं आपको कि जो मृदा उर्वर है उसके लिए आवश्यक नहीं कि वो उत्पादक हो। यार ये मेरे पहले उत्पादकता बता देता हूं, फिर सही से समझ में आएगा आपके, अभी थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा कि क्या बोल रहा हूं मैं, ठीक है। तो एक बार पहले वो चीज बता देता हूं मैं आपको, मृदा उत्पादकता क्या होती है।
मृदा उत्पादकता का अभिप्राय उसकी प्रति हेक्टेयर पैदावार देने की क्षमता से है। मृदा उत्पादकता का अभिप्राय या इसका जो मीनिंग है या अभिप्राय है वो किससे है? प्रति हेक्टेयर उत्पादन देने से है। उत्पादन देने से कैसे है, मैं सही से समझा देता हूं आपको कि मृदा उत्पादकता का अभिप्राय उसकी प्रति हेक्टेयर पैदावार देने की क्षमता से, इसको साधारणतः रुपयों में प्रति हेक्टेयर उपज के रूप में मापा जाता है। ठीक है, कैसे समझोगे? एक खेत है मेरा, सपोज दैट 1 हेक्टेयर का है, 1 हेक्टेयर का एक खेत है, इससे मैंने मूंगफली लगा दी। ठीक है, अरे की साइकोजिया मूंगफली मैंने इसमें लगा दी। अब वो मेरी कितने की हो रही है? 90,000 की हो रही है, या फिर मेरे 90 बोरी हुई है, 90 कट्टे भरे हैं, वो चीज है ना, उसको बोलते हैं उत्पादकता। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं? कि इसका अभिप्राय 1 हेक्टेयर, ये एक मृदा से जो प्राप्त उपज है जिसको अपन रुपयों में आंक सकते हैं या फिर अपने उत्पादन में आंक सकते हैं, उससे है अभिप्राय इसका। ठीक है, दोबारा से देखोगे कि मृदा उत्पादकता का अभिप्राय उसकी प्रति हेक्टेयर पैदावार देने की क्षमता से, प्रति हेक्टेयर में वो कितनी अपने को प्रोडक्शन दे रही है, कितना पैदा कर रही है, उससे क्या है? मृदा उत्पादकता। शब्द से समझ लो प्रोडक्टिविटी, कितने प्रोडक्ट अपने को वो दे रही है, कितना गेन कर रही है, वो चीजें किस में आ रही है? मृदा उत्पादकता में आ रही है। ठीक है, इसकी क्या थी? पोषक तत्व देने की क्षमता, और ये क्या हो गई? पोषक तत्व भी दे दी। अब मृदा उससे अपने को उत्पादन कितना दे रही है, जो फसल हमने लगाई है उससे कितना उत्पादन मिल रहा है, या तो इसका उत्पादन के रूप में माप लो, या फिर उस उत्पादन जो मिला है, जो बोरियां भरी है, अपने कट्टे भरे हैं, उसको मंडी में बेच के जो पैसे आए हैं ना, उससे माप लो। पैसों में भी माप सकते हैं, रुपयों में भी। प्रति हेक्टेयर भाई 50,000 की हो गई मेरे, या फिर प्रति हेक्टेयर मेरे 50 बोरे भर गए, वो चीज हो गई है। ठीक है, तो नोट आउट करो कि मृदा उत्पादकता अभिप्राय उसकी प्रति हेक्टेयर पैदावार देने की क्षमता से है, इसको साधारणतः रुपयों में प्रति हेक्टेयर उपज में व्यक्त करते हैं। तो ये तो चीज हो गई इन दोनों की। अब बात करते हैं मोस्ट चीज। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखो ना यार, कॉन्फिडेंट हो गए, गर्मी बहुत पड़ रही है वैसे। ठीक है, आगे देखते हैं कि जो मृदा उर्वर है उसके लिए यह आवश्यक नहीं कि वो उत्पादक हो। इस लाइन को समझोगे कि जो मृदा उर्वर है, जो मृदा उर्वर है उसके लिए यह आवश्यक नहीं कि वो उत्पादक हो। ये लाइन अगर समझ में आ गई ना, तो ये दोनों टर्म्स समझ में आ जाएगी। जो मृदा उर्वर है, एक खेत है मेरा, उसमें अगर मैं पेड़ लगाऊं तो वो अच्छे से उसको पेड़ों को वो मृदा है ना पोषक तत्व दे सकती है, उगा सकती है। तो ये तो उसकी हो गई उर्वर क्षमता, तो वो मृदा हो गई अच्छी उर्वर हो गई। पर मैंने पेड़ भी लगा दिए, अब ये जरूरी नहीं कि उन पेड़ों से मेरे को उत्पादन मिले ही या मैं उनको मंडी ले जाऊं। बीच में कुछ आपदा आ गई, सपोज दैट बाढ़ आ गई, कीटों का आक्रमण हो गया, फसल खराब हो गई। अब यार फसल खराब हो गई, बाढ़ आ गई, उसमें उस मृदा उत्पादकता की थोड़ी गलती है, मृदा उर्वरता की थोड़ी गलती है। वो क्या है, नेचुरली हुआ है। प्राकृतिक आपदा आ गई, कीट हो गया, कोई रोग आ गया, ठीक है, अतिवर्षा हो गई, सूखा पड़ गया, सूखा पड़ गया, बरसात ही नहीं आई, मृदा तो उर्वरता है पर वो उत्पादन नहीं कर सकती। ये चीज समझो आप, दोबारा से समझोगे इस लाइन को कि जो मृदाएं उर्वर है, जो मृदाएं उर्वर है अच्छी तरीके से पेड़ों को उगा सकती है, उनमें ये कैपेसिटी है उगाने की। जो मृदाएं उर्वर है उगा सकती है, बट जरूरी नहीं कि वो उत्पादक हो। समझ रहे हो, जो मृदा उर्वर है वह जरूरी नहीं कि वो उत्पादक हो। ठीक है, दोबारा समझो इस लाइन को कि जो मृदाएं उर्वर है उसके लिए आवश्यक नहीं है कि वो उत्पादक हो, क्योंकि मृदा उर्वर होने के बावजूद उसके अनेक कारक, मृदा तो उर्वर है पर उसके बावजूद अनेक कारक जैसे कि प्राकृतिक आपदाएं आ गई, कुछ वर्षा हो गई, सूखापन हो गया, या फिर किसी कीट ने आक्रमण कर दिया, टिड्डी आ गई, सारी फसल को नष्ट कर दी। अब आप कैसे मापोगे कि कितने बोरी हुई मेरे, या फिर कितने रुपयों की हुई, कितने हजार की हुई, कैसे मापोगे? उत्पादन तो मिला ही नहीं आपको। इसमें मृदा उर्वरता की थोड़ी गलती है। तो ये क्या लाइन कहना चाह रहा है कि जो मृदाएं उर्वर है पौधे उगा सकती है, जरूरी नहीं उनसे अपने को उत्पादन मिले, उत्पादक भी हो वो। कुछ आपदा आ गई तो नष्ट हो गई फसल, उसमें उसकी गलती नहीं है। कि जो मृदा उर्वर है उसके लिए यह आवश्यक नहीं कि वो उत्पादक हो, क्योंकि वो मृदा उर्वर होने के बावजूद अनेक कारक जैसे कि बाढ़, पाला, वर्षा, अतिवृष्टि, कीट, सूखा, रोग आदि प्रभावित कर देते हैं। परंतु जो उत्पादक है, यह लाइन समझना। अब दूसरी लाइन, तो पहली लाइन अपनी क्या थी, जो अपनी पहली लाइन थी वो थी कि जो मृदाएं उर्वर है जरूरी नहीं वह उत्पादक हो। अब दूसरी लाइन क्या है, जो मृदाएं उत्पादक है वह श्योर 101% क्या होगी, उर्वर होगी। समझ गए, जिससे अपने को अच्छा प्रोडक्शन मिल रहा है। ठीक है, मैंने मूंगफली लगाई, 100 बोरी भर गई, तो वो मृदा उत्पादक हो गई। 100 बोरी भर गई तो उत्पादक हो गई।
तो उत्पादक है तो ये तो कंफर्म हो ही गया कि वो उर्वर थी, मृदा फर्टिलिटी थी उसमें, उर्वर थी, तभी तो 100 बोरी भरी, तभी तो वो फसल होगी और उत्पादन मिला। समझ रहे हो? उस मृदा में क्षमता थी, प्लांट जो न्यूट्रिएंट्स हैं, मिनरल्स हैं, वो सब देने की क्षमता थी, तभी तो उसने मूंगफलियां उगा दी। और मूंगफलियां उगा दी तो मेरे को क्या मिल गए? पैसे मिल गए। और जिस खेत से पैसे मिल गए, जिससे मूंगफलियां मिल गई, जिससे उत्पादन मिल गया, प्रोडक्टिविटी मिल गई, वो तो 101% उर्वर होगी ही होगी। पर जो उर्वर है जरूरी नहीं वह उत्पादक हो। यह कॉन्सेप्ट समझ लो, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। एक बार समझ में आ गया तो दिक्कत ही नहीं आएगी कभी भी लाइफ टाइम में। ठीक है, सॉरी, कि जो मृदाएं उर्वर है जरूरी नहीं वो उत्पादक हो, परंतु जो उत्पादक है वह 101% श्योरली उर्वर होगी ही होगी। तो ये बात हो गई अपनी। अब देख लेते हैं मृदा उर्वरता और उत्पादकता में अंतर। अब क्या देख लेते हैं? इन दोनों में अंतर देख लेते हैं। ठीक है, पहले करता हूं मैं मृदा उर्वरता के बारे में, फिर बात करेंगे मृदा उत्पादकता के बारे में। तो पहला अंतर देखो, इसका संबंध पौधों को आवश्यक पोषक तत्व देने से है। उर्वरता का संबंध क्या है? पौधों को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान कराने से है। पोषक तत्व, नमी, न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स जो भी है उससे। और इसका संबंध क्या है? प्रति हेक्टेयर उपज या फिर रुपयों से है। मृदा उर्वरता की जांच कहाँ पे होती है? प्रयोगशाला में। प्रयोगशाला में ले जाएंगे एक सोइल सैंपल, फिर उसकी जांच करेंगे कि यार ये मृदा पोषक तत्व देने लायक है या नहीं है, दे सकती है या नहीं दे सकती है। इसकी जांच आप कर सकते हो खेत में, फसल उगाकर भी कर सकते हो। फसल उगाई, फसल नहीं उगी आपकी अनुकूल परिस्थितियों में, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सोइल, अपनी जो मृदा है वो कमजोर है, पोषक तत्व नहीं दे पा रही है। ठीक है, इसका मतलब वो उर्वर नहीं है। या फिर दूसरा मेथड क्या हुआ है? हम क्या करेंगे, एक सैंपल ले गए, सोइल सैंपल ले गए प्रयोगशाला में, लैब में, उसका टेस्ट करवाया, परीक्षण करवाया, तो वो बता देगा आपको, जो लैबिशियन है, जो वैज्ञानिक है, वो बता देंगे अपने को कि यार इस मृदा में इस चीज की कमी है, ये फसल नहीं उगा सकती, वो चीज है। तो इसका पता तो चल रहा है अपने को लैब में। और इसका पता कहाँ पे चलेगा? इसका पता चलेगा अपने को जब हार्वेस्टिंग करेंगे तब, या फिर जब उसको मंडी में ले जाएंगे बेचने, तो कितने रुपए है भाई? 90,000 है, 50,000 है, 20,000 है, कम उत्पादक है, 90,000 है, ज्यादा उत्पादक है। तो ये उत्पादकता किस किस पे निर्भर कर रही है? मंडी के भाव पे भी कर रही है, प्राकृतिक आपदाओं पे भी कर रही है, जबकि ये किस पे कर रही है? उस मृदा की देने की क्षमता पे कर रही है। तो अपनी जो नेक्स्ट क्लास है ना, वो यही है, मृदा उर्वरता और मृदा उत्पादकता को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक। ठीक है, नेक्स्ट जो अपनी थर्ड लेक्चर है, ये इकाई फर्स्ट का, वो कौन सा होगा? मृदा उर्वरता एवं मृदा उत्पादकता, सोइल फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी को जो इंपैक्ट करने वाले, जो महत्वपूर्ण कारक है, प्रभावित करने वाले जो महत्वपूर्ण कारक है, वो अपनी नेक्स्ट क्लास है। तो मैंने दो अंतर तो बता दिए इसमें। यह आपके बार बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 4 नंबर 3 नंबर के क्वेश्चन में मृदा उर्वरता और उत्पादकता में 4-4 अंतर लिखो। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ना इन चीजों को, कि जो मृदाएं उर्वर है वह उत्पादक हो, ये जरूरी नहीं है, पर जो उत्पादक है वह 101% उर्वर होगी होगी। हम अंतर पढ़ रहे थे कि उर्वरता की जांच करेंगे प्रयोगशाला में, उत्पादकता की जो जांच है वो होगी प्रति हेक्टेयर उत्पादन से या रुपयों के अंदर। ठीक है, ये दो चीज हमने पढ़ ली है। अब मृदा उर्वरता, नेक्स्ट जो अपनी क्लास है, मृदा उर्वरता और उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारक। उसके बाद में हमने पहली क्लास में क्या देख लिया था? सस्य विज्ञान क्या है, सस्य विज्ञान की परिभाषा क्या है, इसकी ब्रांचेस क्या क्या है, सस्य विज्ञान का स्कोप क्या है और इंपोर्टेंस क्या है। सस्य विज्ञान की इतनी कुछ जानकारी के बारे में हमने देख लिया मृदा। अब मृदा में क्या क्या देख लिया हमने? मृदा उर्वरता और मृदा उत्पादकता। सोइल का मैंने कंपाउंड्स बता दिया, इसकी परिभाषा दे दी, इसकी ब्रांचेस के बारे में बता दिया, संगठन के बारे में, वायु के बारे में, इतना कुछ आपको बता दिया। तो आई होप ये चीज कंप्लीट हो गई है। सिलेबस से ज्यादा ही करवा रहा हूँ, कम नहीं करवा रहा। 90% नंबर लाने का है, 90+ सब स्टूडेंट्स के अपने। फिर आपकी मेहनत पे आप 99 ला रहे हो या कितने। मेरे जो बैक स्टूडेंट थे 2, जिनको मैं ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन पढ़ाता ऐसे ही, उनके बायोलॉजी में तो दोनों के एक के 95 है, एक के 96 है, रामस्वरूप के और उनके। ठीक है, और एग्रीकल्चर में एक के 100 है, एक में 99 है। अकेली स्टडी ही मैटर नहीं करती, पेपर को कैसे हैंडल करना है, कैसे टाइम मैनेज करना है, किस प्रकार से आंसर लिखने हैं पेपर में, कॉपी कैसे सेटअप करनी है, वो चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। चेक करने वाला है जो एग्जामिनर, कॉपी खोलते ही कि हाँ यार है बंदे में कुछ ज्ञान, एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं लिखनी, जो पूछता है वही, वो सारी चीज़ें मैं साथ के साथ आपको बताता रहूँगा। एग्जाम से पहले इतना गाइड कर दूंगा कि मज़ा आ जाएगा आपको पेपर देने के लिए। आप उत्सुक हो जाओगे कि यार कब पेपर लगे। ठीक है, सिलेबस होते ही।
तो वो चीज़ है। नेक्स्ट जो अपनी क्लास है उसमें पढ़ेंगे मृदा उर्वरता और उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारक। इस क्लास को सभी वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया तो लाइक करें, कमेंट करके मेरे को बताएं और शेयर फुल करें यार। जितने भी क्लासमेट्स हैं सबके साथ शेयर कर दो। आपके स्कूल्स के जो ग्रुप हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रही है जिनमें, सब में ठोक के शेयर कर दो, ठीक है। बाकी आपका भाई आपके लिए खड़ा है, कोई दिक्कत हो तो मेरे मोबाइल नंबर है 9460654892। किसी भी प्रकार की जेट ICR BHU को लेके, 12th को लेके, स्ट्रीम को लेके किसी भी प्रकार की दिक्कत हो 24 आवर्स कभी भी मैसेज या कॉल आप जैसी आपकी इच्छा हो, आपको उचित लगे वो कर लेना आप, ठीक है। आपके लिए हमेशा तैयार। बस ये है, आप थोड़ा सा सपोर्ट बनाए रखें, अपने भाई बहनों को शेयर करें और अच्छा लगे तो मेरे को कमेंट्स करके बताएं। नेक्स्ट जो क्लास है बहुत जल्द आपको दे रहा हूँ और बायोलॉजी स्टार्ट करने वाले हैं। केमिस्ट्री वो मेरा भाई अभी आया हुआ है छुट्टियों में, जो BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से MBBS कर रहा है, ठीक है। वो केमिस्ट्री की क्लासें लेगा आपकी बहुत जल्द। धन्यवाद।